नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दशरथ सिंह सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो विद्यार्थियों, आज जो एक बार पुनः केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का परमाणु की संरचना वाला चैप्टर है, उसको प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हमारी पहली क्लास है परमाणु की संरचना। क्लियर विद्यार्थियों? तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे ही मैं आपको चैप्टर की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, परमाणु की संरचना क्या होती है। तो परमाणु की संरचना के बारे में कुछ दार्शनिक थे जिन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, और वो मत किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना में यहाँ भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया या कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण जो होता है वो अविभाज्य होता है। महर्षि कणाद ने इस अविभाज्य कण को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्लियर विद्यार्थियों? यानी महर्षि कणाद ने जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण है, जिसको और हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्लियर विद्यार्थियों? आगे हम बात करें, एक अन्य भारतीय दर्शन शास्त्री कात्यायन, एक वैज्ञानिक था। कौन था? कात्यायन। उन्होंने बताया कि कण संयुक्त रूप में होते हैं। कण किस में पाए जाते हैं? अधिकांशतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोपियस ने इस अविभाज्य कण को एटम शब्द के नाम से इसको क्या किया? प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ क्या था? न काटे जाने वाला। यानी वो ही क्या कहा? अविभाज्य, यानी जिसको और भागों में नहीं बांट सकते और खंडों में नहीं काट सकते, तो वो क्या कहा? एटम शब्द इसका नाम दिया। क्लियर विद्यार्थियों? इसके बाद में ये कोई प्रायोगिक सत्यापन नहीं था, लेकिन इसके बाद में हम बात करें सन 1808 में एक वैज्ञानिक था, और वो था जॉन डाल्टन। कौन था? जॉन डाल्टन। इस जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1808 में रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके मुख्य बिंदु यहाँ हम बात करेंगे। यानी जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियम के आधार पर हमने देखा कि परमाणु का जो सिद्धांत है, उसमें पहला पॉइंट तो ये होता है कि सभी द्रव्य यानी सभी जो पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। यानी जो सभी पदार्थ हैं वो क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट था कि परमाणु अविभाज्य कण है, जिसको न तो नष्ट कर सकते और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता। यानी जो परमाणु है वो अविभाज्य कण तो है ही है, ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है। क्लियर विद्यार्थियों? तीसरा पॉइंट है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी एक तत्व है तो उस तत्व में जितने भी जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? लगभग समान होंगे। लेकिन अगर हम बात करें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न गुणधर्मों रखते हैं। क्लियर विद्यार्थियों? यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनमें गुण की बात करें तो वो कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर? इसके बाद में हम बात करेंगे विद्युत विसर्जन नलिका की। किसकी बात करेंगे? विद्युत विसर्जन नलिका। अब विद्युत विसर्जन नलिका होती क्या है? तो एक कांच की बनी हुई इस प्रकार की क्या है? खोखली नली होती है। ये क्या? कांच की बनी हुई खोखली नली है। इसमें यहाँ वायु दाब को कम ज़्यादा करने के लिए निर्वात पंप या निर्वात उत्पन्न करने के लिए क्या है? यहाँ निर्वात पंप लगाया जाता है। एक तरफ एनोड होता है और दूसरी तरफ कैथोड होता है। एनोड और कैथोड क्या होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं भैया? ये इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब कैथोड जो होता है उस पर ऋणावेश होता है और एनोड जो होता है उस पर धनावेश होता है। जैसे ही यहाँ उच्च वोल्टता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्लस से माइनस की ओर होगी, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ उच्च वोल्टता जैसे इसमें प्रवाहित करेंगे, तो उच्च वोल्टता प्रवाहित करने से यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ क्या है? किरणों के रूप में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं, कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं। वो हमें कहाँ? इस नलिका के अंदर, कांच की नलिका के अंदर दिखाई देती हैं, और उनको ही हमने क्या कहा? कैथोड किरणों कहा। क्या कहा विद्यार्थियों? कैथोड किरण। तो वो क्या होता है?
तो विद्युत विसर्जन नलिका एक लंबी कांच की नलिका होती है जिसके दोनों सिरों पर धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। धातु इलेक्ट्रोड समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रोड यानी एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। क्लियर। आगे हम बात करें इससे एक निर्वात पंप जुड़ा होता है जिसके द्वारा नलिका में दाब घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्लियर विद्यार्थियों। तथा इसके द्वारा नलिका में निर्वात भी उत्पन्न किया जा सकता है। निर्वात का मतलब वायु रहित। क्लियर। जे थॉमसन ने नलिका विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। थॉमसन ने प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड की तरफ विद्युत प्रवाह किरणों के रूप में होता है, जो कि चित्र में ये दिखाया गया है। यानी यहाँ से ये किरणों के रूप में क्या है, इसमें इस प्रकार से ये विद्युत प्रवाह वो उत्पन्न होता है, जो कि हम आपको चित्र में बता चुके हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो विद्युत का प्रवाह कहाँ से कहाँ की ओर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ, और वो भी कैसे, किरणों के रूप में। थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणों कहा। क्लियर। तो ये क्या कहेंगे, इनको कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। अब कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, तो कैथोड किरणों के गुणों की हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों कि यदि आपको हमारी जो क्लास है पसंद आ रही है और आप YouTube चैनल पर नए हो तो आप कंटेंट देखकर मेरे को अगर आपको पसंद आ रही है तो आप स्वतः ही वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और अगर पसंद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे आप बिल्कुल अगर आपको पसंद आती है तो ही लाइक करो, अन्यथा आपकी मर्जी है। आपको मैं इतना अच्छा जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पसंद आ रही है क्लास तो आप सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है विद्यार्थियों। क्लियर। तो कैथोड किरणों की हम बात करें तो कैथोड किरण क्या है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कैथोड किरण क्या है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करेगी। क्लियर। और हम बात करें यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्ति का मतलब ये एक चमक उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, चमक। क्लियर। आगे बात करें थर्ड नंबर पर, यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। यदि इन किरणों के संपर्क में हम विद्युत और हाँ तो विद्यार्थियों कैथोड किरणों के गुण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। यह थर्ड नंबर पर अपन बात कर रहे थे। तो यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम बात करें, यह जब किसी गैर से गुजरते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये क्या है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ये गलत आ गया है, ठीक है। 5वें नंबर पर बात करेंगे, यह ऋणावेशित कणों से बनी होती है। यानी कैथोड किरण जो है वो किससे बनी होती है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करें, इन कणों का आवेश बटे द्रव्यमान एक समान होता है। यानी आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक समान होता है। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करें, जे थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। इन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन कहलाते हैं, जे थॉमसन कहलाते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। तो आया कि नहीं आया समझ में, एक बार पुनः देखें कैथोड किरणों के गुण क्या हैं। यह सीधी रेखा में गमन करती है और ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है और ये क्या है, आयनित भी कर देती है। यानी इससे गुजरने वाले जो कण हैं या जो भी चीज़ है वो उनसे क्या है, ये आयनित तो कर देती है, ऋणावेशित होती है। और कणों के मध्य इनके कणों में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, समान होता है। क्लियर विद्यार्थियों। और अगर हम बात करें, जे थॉमसन ने इन ऋणावेशित कणों को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भी कौन कहलाते हैं, जे थॉमसन कहलाते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करेंगे विद्युत विसर्जन नलिका में धन किरणों का बनना।
यानी विद्युत विसर्जन नलिका में जिस प्रकार से यहाँ पर कैथोड किरणों का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से धन किरणों का निर्माण कैसे होता है, तो वही कांच की नलिका होती है भाई। विद्युत विसर्जन नलिका तो वही है, विद्युत विसर्जन नलिका में वही कांच की एक नली है और कांच की नली में दो, एक एनोड लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं, छिद्र में कैथोड लगाते हैं, यानी इसमें क्या है, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अब जैसे ही इसमें उच्च वोल्टता की विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है विद्यार्थियों, यहाँ से एनोड से, किसे, एनोड से, वहाँ तो क्या हुआ था कैथोड से, यहाँ क्या है एनोड से कैथोड की तरफ धनात्मक आवेश उत्पन्न होते हैं, धनात्मक कण क्या है प्रवाहित होते हैं। और ये कम दाब पर, यहाँ इसमें क्या है, कम दाब पर क्या है, गैस भरी होती है। क्लियर विद्यार्थियों। और जब इसमें जैसे ही धनात्मक कण उत्सर्जित होते हैं, तो यहाँ पर एक लाल क्या है, चमक उत्पन्न होती है। और वो लाल चमक किसके कारण उत्पन्न होती है, इन धनात्मक कणों के कारण ही उत्पन्न होती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की, जिन्हें धन किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, इनको एनोड किरणें कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। अब धन किरणों के गुण क्या हैं, धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्लियर। और सीधी रेखा में कैथोड किरण क्या कर रही थी, गमन कर रही थी। इनका आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात भरी हुई नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अंदर क्या है, कम दाब पर एक गैस भरी होती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्लियर विद्यार्थियों। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। यह धन आवेशित कणों से बनी होती है। कैसे बनी होती है, धन आवेशित कणों से बनी होती है। क्लियर विद्यार्थियों। तो आज विद्यार्थियों मैंने परमाणु की संरचना, किसकी, परमाणु की संरचना में मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि परमाणु की संरचना में कौन कौन से दार्शनिक हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, जिनमें मैंने आपको उनके मत और जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। क्लियर। फिर इसके बाद में अपन ने विद्युत विसर्जन नलिका क्या होती है, विद्युत विसर्जन नलिका के द्वारा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर विद्यार्थियों। कैथोड किरणों के क्या गुण हैं, एनोड किरणों के क्या गुण हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। क्लियर विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार का आपके दिमाग में कंफ्यूज नहीं रहे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्लियर विद्यार्थियों। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी ध्यान से एकाग्रित होकर अगर वीडियो को देखता है, तो मैं कहता हूँ कि उसे 100% ये चीज़ समझ में आएगी और अपनी तैयारी को और मजबूत वो कर सकता है। क्लियर विद्यार्थियों। तो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्लियर विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ में पुनः आपसे रूबरू करूँगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। ओके विद्यार्थियों। क्लियर।